हेलो एवरीवन, आज हम लास्ट बार बायोमॉलिक्यूल्स का कवर करने वाले हैं। तो पिछली क्लासेस में हमने सारे माइक्रोमॉलिक्यूल्स पढ़ लिए, हमने मैक्रोमॉलिक्यूल्स पढ़ लिए हैं। इंडिविजुअली हमने डिटेल में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स पढ़े हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा है। उसके अलावा हमने देखा कि बॉन्ड्स क्या क्या हैं जो इन मोनोमर्स को जोड़ते हैं। हमने मेटाबॉलिज्म पूरा कंप्लीट कर लिया है और लिविंग स्टेट क्या है कि वो एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो आज हम फाइनल टॉपिक कवर करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच आर एंजाइम्स। देखो, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सारे जो बेसिकली माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, वो मेटाबोलाइट्स होते हैं। और ये मेटाबोलाइट्स क्या है, बेसिकली हमारी बॉडी में हर वक्त एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है। चाहे वो छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स बने जिसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं, चाहे वो बड़े से छोटे बने जिसको हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं और जो चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, विच इज मेटाबोलाइट्स का बनना, तो ये बहुत असेंशियल है और यही पूरी एक लिविंग स्टेट को लिविंग रखता है। बट इन पूरी चीजों में ये जो रिएक्शंस होते हैं, यहाँ पे स्पीड अप करने की जरूरत है। कोई हमारी केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं कि एक चीज होती है, ए से बी कन्वर्ट हो रही है या बी से ए वापस जा रही है, तो उसको फास्ट करने के लिए वहां पे कैटलिस्ट यूज होते हैं। और बायोलॉजी में हमने देखा कि एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम्स आर बेसिकली दीज आर दी बायो कैटलिस्ट। अब ये क्या करते हैं, ये स्पीड अप करेंगे रिएक्शन को, खुद यूज नहीं होंगे और डेफिनेटली ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी रिएक्शन में, चाहे वो कोई भी पाथवे हो रहा है या किसी भी हमारी बॉडी सिस्टम का पार्ट है, चाहे वो ब्रीदिंग में कोई रिएक्शंस हो रहे हैं, चाहे डाइजेशन में कोई रिएक्शंस हो रहे हैं, हर जगह एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट में क्या दिया है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। अब ये भी हम पढ़ चुके थे कि जो भी हॉर्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो कहीं ना कहीं प्रोटीन से ही तो बने हैं। देर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स, कुछ न्यूक्लिक एसिड हैं जो बिहेव करते हैं एंजाइम की तरह और उनको बोला जाता है राइबोजाइम्स। इंपॉर्टेंट, लर्न होना चाहिए हमें। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी है, टेट्राहाइमीना। तो देखो, ये बेसिकली क्या है, एक यूकैरियोट है और वो भी एक एल्गी। तो सबसे पहले राइबोजाइम को इस पर्टिकुलर एल्गी से आइसोलेट किया गया था। इसी तरीके का दूसरा एंजाइम है राइबोन्यूक्लियेज। ये भी न्यूक्लिक एसिड का ही एंजाइम है, ये भी प्रोटीनेशियस नहीं है। और देखो, ये किसने किया क्या, एल्टमैन ने इसको डिस्कवर किया था और आइसोलेट किया गया था बैक्टीरिया से। तो ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड के हैं और स्पेसिफिकली आरएनए न्यूक्लिक एसिड एंजाइम है ये। अब देखो, एंजाइम का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो एक लाइन डायग्राम जैसा भी हो सकता है। एंजाइम क्योंकि एक प्रोटीन की तरह है तो उसका एक प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होगा। जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या था, एक लीनियर सीक्वेंस था अमीनो एसिड्स का। उसका एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है जिसमें वो हेलिक्स बना लेता था। एक टर्जरी भी हो सकता है जिसमें वो बीटा शीट्स बना लेता था और हेलिक्स कंबाइन हो जाते थे। तो अगर हम पर्टिकुलरली टर्जरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या होता है, बेसिकली एक बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन है जो अपने आप में ही फोल्ड हो रही है। और वो चेन क्या है, क्रिस क्रॉस कर देती है, मतलब एक अपने आप में ही फोल्ड हो रही है, क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उसमें बहुत सारे क्रिविसेस और पॉकेट्स बन जाते हैं। तो इस टाइप का एक हमको टर्जरी स्ट्रक्चर मिलता है। और उस बेसिकली उस स्ट्रक्चर में वही जो पॉकेट्स होते हैं उसको बोला जाता है एक्टिव साइट्स। तो लेट्स सपोज कि ये एक प्रोटीन का चेन है और ये इस तरीके से, मैं यहाँ पे इस तरीके से डबल हेलिक्स मानो स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से काफी ज्यादा। अब इस पूरी लाइन को आप डबल मान के चलना, ठीक है। और लेट्स सपोज इस तरीके से ये सुपर सुपर कॉइल्ड हो रखा है। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे पॉकेट्स बने होंगे। अब इसको अगर मैं इलोंगेट करूंगी तो इस तरीके का मान लो ये स्ट्रेच है प्रोटीन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मेरे पॉकेट्स वाले एरिया होंगे, तो हर एंजाइम में होती है एक एक्टिव साइट। तो देखो, इस बेसिकली इस एक्टिव साइट का मोटिव क्या है, क्या होती क्या है ये एक्टिव साइट। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर बी से सी में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब क्या होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बायोमोलिक्यूल्स या माइक्रोमोलिक्यूल्स आते रहते हैं। अब चाहे वो ब्रेकडाउन मान लो, चाहे वो फ्यूजन मान लो, ठीक है। तो
ये जो चेंज हो रहा है ये कौन करवा रहा है? एंजाइम्स करा रहा है। अब ए को बी में चेंज कर रहा है एंजाइम, तो ए क्या हो गया? उसके लिए सबस्ट्रेट हो गया, यानी कि जिसमें जो एंजाइम है वो एक्ट करेगा। बेसिकली एंजाइम जिसके ऊपर काम करता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, और एक्टिव साइट का यही मतलब है कि यहीं पे सबस्ट्रेट जाके ज्वाइन होता है ताकि एंजाइम अपना काम कर सके। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम एक पॉकेट की तरह है, एक क्रीविस की तरह है जहां पे सबस्ट्रेट फिट हो जाता है। तो एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट, अपनी एक्टिव साइट की वजह से वो वहां पे काम करना स्टार्ट कर देता है, तो जो भी रिएक्शन है उसका रेट इंक्रीज कर देता है। अब एंजाइम कैटेलाइज्ड डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटेलाइज्ड इन मेनी वेज। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैटलिस्ट क्या है? जो हमारा रिएक्शन का रेट बढ़ा रहे हैं। तो एक तो हो गए हमारे एंजाइम जो कि है हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या बायो कैटलिस्ट, ठीक है। ये क्या है? बेसिकली प्रोटीन्स ही हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और दूसरे हो जाते हैं हमारे कुछ कैटलिस्ट जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। अब इसमें एलिमेंट्स वगैरह आ जाता है। तो देखो ये दोनों आपस में कई चीजों में अलग है, दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगेन दोनों अलग तरीके से काम करते हैं। अब इनऑर्गेनिक फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री में हम चैप्टर पढ़ते हैं, जब हमने कार्बन कंपाउंड्स पढ़ा था तो उसमें जो निकल था वो क्या करता है? हाइड्रोजनेशन में हेल्प करता है, तो वो रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है रेट के, तो उसमें एक वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, तो डिफरेंस होता है। तो देखो यहाँ पे हम डिफरेंस देख लेते हैं क्या है हमारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक वर्क करते हैं एफिशिएंटली तभी जब हाई टेम्परेचर्स होता है या हाई प्रेशर्स होता है, लेकिन एंजाइम क्योंकि प्रोटीन ही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं, उसी हाई टेम्परेचर में हाई प्रेशर में वो खराब हो सकते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, तो वो उतने हाई टेम्परेचर में काम नहीं कर पाएंगे, और टिपिकली अगर देखा जाए तो 40 डिग्री सेल्सियस अबव नहीं कर सकते हैं। हाउएवर जो एंजाइम है विच आर आइसोलेटेड उन ऑर्गेनिज्म से जो कि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में है, वो डेफिनेटली स्टेबल रहते हैं। जैसे कुछ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम पीसीआर पढ़ते हैं, हमने उसमें से थर्मोस्टेबल एक बैक्टीरिया में से हम जो एंजाइम निकालते हैं वो क्या होता है? उस हाई टेम्परेचर में हेल्प करता है, अपना काम नहीं छोड़ता है, उस हाई टेम्परेचर में वो अपना जो भी काम है वो करता रहता है, तो वो अपनी कैटालिटिक पावर को रिटेन करता है हाई टेम्परेचर में भी। थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एंजाइम जो कि थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से निकाली जाती है। तो ऑब्वियसली कोई भी एंजाइम कितना ज्यादा थर्मल स्टेबल है, यानी टेम्परेचर में कितनी स्टेबिलिटी से काम कर रहा है, तो वो बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है और उनको आइसोलेट किया जाता है थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स में से। तो अब हम फटाफट से एक डिफरेंस बना लेते हैं कि क्या है दोनों एंजाइम्स में। तो देखो जो हमारे नॉर्मल एंजाइम्स होते हैं जो हम ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहे हैं? आइसोलेट कर रहे हैं, तो मोस्टली वो प्रोटीन से बने होते हैं। कुछ कुछ हमने ये भी देख लिया कि वो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, एक्सेप्शंस हो गई, लेकिन मोस्टली आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और उनका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, या सिंपल कह सकते हैं अगर बायोलॉजिकली बोला जाए, उनकी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, और वो किसी भी इंडिविजुअल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है या आइसोलेट किया जाता है। लेकिन अगर हम इनऑर्गेनिक को देखेंगे तो वो उनका थोड़ा स्ट्रक्चर सिंपल है, दे आर स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था एंजाइम से उसको डेफिनेटली लिविंग सेल से ही निकाला जाता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी खुद ना खुद वो एंजाइम्स को बनाती है, तो उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है जहां पर वो बनाए जाते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पे इनऑर्गेनिक के केस में ये चीज नहीं होती। अब यहाँ पे एंजाइम में एक चीज होती है कि ये स्पेसिफिक रिएक्शंस में ही काम करते हैं, वेयर एज ये इतने ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन की डाइजेशन करने वाला एंजाइम प्रोटीन स्पेसिफिक होगा, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करने वाला एंजाइम कार्बोहाइड्रेट स्पेसिफिक होगा, एक एंजाइम तीनों की डाइजेशन नहीं कर सकता। सिमिलरली ये इतने ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होते और बहुत सारे रिएक्शंस को कैटलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इट कैन कैटलाइज मेनी रिएक्शंस।
उसके अलावा कुछ को छोड़ के जिनको थर्मोफिलिक बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म से निकाला जाता है, बाकी जो होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचर मतलब वो अपनी एक्टिविटी खो देते हैं हाई टेम्परेचर में। वेयर एज ये क्या करते हैं, ऑब्वियसली ये वर्क करते हैं एफिशिएंटली इन हाई टेम्परेचर एज वेल। देन ये थोड़े हाईली एफिशिएंट होते हैं। अब कोई भी चीज अगर जब स्पेसिफिक है कि स्पेसिफिक चीजों पे काम करती है तो उसकी एफिशिएंसी भी थोड़ी बेटर होती है। ये एज कंपेयर टू उनसे थोड़े से लेस एफिशिएंट होते हैं। अब एग्जाम्पल तो आप बहुत सारे दे सकते हो, जैसे एंजाइम्स के हो गया आपका पेप्सिन, अगर आप इसको इनएक्टिव फॉर्म में लोगे तो वो पेप्सिनोजेन हो जाएगा। देन आपने ट्रिप्सिन पढ़ा है। देन अभी अभी हमने आरएनए वाला न्यूक्लिक एसिड का पढ़ा विच इज राइबोजाइम। ठीक है, उसके अलावा अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो एग्जाम्पल आपका निकल हो गया, देन यू हैव प्लैटिनम एक्सेट्रा। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है केमिकल रिएक्शन। तो एंजाइम जो भी अपना काम करता है वो उसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है। अब ये बेसिकली क्या है, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज की मैं शेप चेंज कर दूं तो वो तो सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है, या अगर मैं वो बात करती हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर की आइस मेल्ट करता है पानी में, तो वो भी एक क्या हो रहा है, फिजिकल प्रोसेस है। सिमिलरली अगर वेपर में कन्वर्ट होता है तो दीज आर ऑल फिजिकल प्रोसेसेस। लेकिन जब भी हमको एक न्यू सब्सटेंस मिलता है, यानी हमको एक न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, कुछ नए बॉन्ड टूटते हैं जिसकी वजह से मुझे कंप्लीटली एक नया सब्सटेंस मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है, तो उसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे एक हमें एग्जाम्पल दे रखा है, सपोज तो हमको कंप्लीटली एक न्यू सब्सटेंस मिला है, तो दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे दे रखा है इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। तो देखो ये जो केमिकल रिएक्शन दे रखा है यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जो चेंज हो रहे हैं। सिमिलरली अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, जिससे स्टार्च की हाइड्रोलिसिस हो रही है या ग्लूकोज में कोई रिएक्शन हो रहा है, तो वो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होंगे। अब जो इसका रेट होगा किसी भी केमिकल या फिजिकल रिएक्शन के रेट को, कि किस तरीके से प्रोडक्ट बन रहा है पर यूनिट टाइम, देयर इज अ रिएक्टेंट्स ए और बी रिएक्टेंट हैं और ये मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये प्रोडक्ट कितना बना है कितने टाइम में, उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, और उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज वेलोसिटी इफ डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। तो डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड रिएक्शन है कि बैकवर्ड रिएक्शन है। फिर रेट होता है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन का हो चाहे वो फिजिकल प्रोसेसेस हो, वो हमेशा इन्फ्लुएंस होता है बहुत सारी चीजों से, जैसे टेम्परेचर से। देन एक जनरल थंब रूल है कि रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन ईदर डायरेक्शन। यानी अगर 10 डिग्री चेंज लेट्स सपोज अगर ऐड हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। सिमिलरली अगर 10 डिग्री सेल्सियस माइनस हो रहा है तो उस टाइम पे फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी चेंज में चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है चाहे वो बैकवर्ड जा रहा है, हर चेंज ऑफ टेम्परेचर में रिएक्शन का रेट भी चेंज होता है। कैटेलाइज रिएक्शन प्रोसीड एट रेट फास्टली हायर देन द अनकैटेलाइज्ड, ऑब्वियसली क्योंकि उसमें कैटलिस्ट है, उसका काम ही यही होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। When enzyme catalyst reaction are observed, the rate would be very high. Obviously, uncatalyzed reaction से catalyzed reaction ज्यादा तेज होते हैं। अब in the absence of enzyme, जब enzyme नहीं होती तो reaction slow होते हैं। Similarly, अगर हम किसी कैटलिस्ट को यूज करते हैं तो वो ज्यादा फॉर्म होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि जब एंजाइम को यूज किया, पहले इतनी फॉर्मेशन थी, जब एंजाइम को यूज किया विच इज कार्बोनिक एनहाइड्रेट, तो देखो कितने सारे मॉलिक्यूल्स बने एवरी सेकेंड, तो इंक्रीज हो जाता है। पावर ऑफ एंजाइम इज डेफिनेटली काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। तो देखो यहाँ पे हजारों एंजाइम्स होते हैं, हर कोई, क्योंकि एंजाइम स्पेसिफिक है, मैंने डिफरेंस में बता दिया था, तो हर किसी का एक यूनिक रिएक्शन है। अब हमारी बॉडी में वो रिएक्शन मेटाबॉलिसिस का प्रोसेस है, तो उन्हीं रिएक्शंस को मेटाबॉलिक रिएक्शन भी बोलते हैं। अब मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, जब मतलब बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं,
तो उसको बोला जाता है एक मेटाबॉलिक पाथवे। मतलब कोई एक ही चीज हो रही है, जैसे ग्लूकोज से अगर पायरुविक एसिड बन रहा है, ठीक है, तो वहां पे मल्टी स्टेप्स रिएक्शन हो रहे हैं। या लेट्स सपोज सिंपल सी बात करते हैं, अगर कोई हमारी प्रोटीन की ही डाइजेशन हो रही है, ठीक है, तो पहले क्या होता है, प्रोटीन को पेप्सिन काम करता है, फिर ट्रिप्सिन काम करता है, तो मल्टी स्टेप्स रिएक्शन होते हैं। प्रोटीन एकदम से अमीनो एसिड्स नहीं बनते, पहले प्रोटीन प्रोटीएजेस बनते हैं, छोटे छोटे पेप्टाइड्स बनते हैं, फिर जाके लास्ट में अमीनो एसिड्स बनते हैं। तो जब each of the step catalyzed by same enzyme complex or different enzyme, अब जरूरी नहीं है कि वो सारे एंजाइम सेम ही हैं जो हर रिएक्शन कर रहे हैं, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम हो सकता है, टुगेदर उसको एक मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे हमको कुछ दे रखा है कि हम जो पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे स्केलेटल मसल्स में एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो ये वही है हमारी पूरी कि किस तरीके से, जैसे ग्लूकोज पायरुविक बना, अब डिपेंडिंग अपॉन ये कि क्या है, जैसे यीस्ट में क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, क्योंकि ये बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। मसल्स में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो लैक्टिक एसिड बनता है। देन अगर ऑक्सीजन अच्छी खासी अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो CO2 बनता है, एरोबिक कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे ये दे रखा है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस प्रेजेंट होंगी, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स डेफिनेटली बनेंगे। नाउ हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग सच हाई रेट? एंजाइम बेसिकली ऐसा क्या करती है कि वो हाई रेट बना देती है रिएक्शन में? देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक्टिव स्टेट क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, किसी भी चीज को चेंज होना है तो उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम उस सबस्ट्रेट पे काम करने वाला है। तो नाउ वी नो कि एंजाइम के अंदर होती है एक एक्टिव साइट। ये एक्टिव वो वाली साइट है और ये पर्टिकुलर होती है, मतलब किस सबस्ट्रेट को किस एक्टिव साइट में जुड़ना होता है उसको पता होता है कि ये एंजाइम मेरे लिए काम करेगा, वो वहीं पे जाके डिफ्यूज होगा। तो इस एक्टिव साइट पे आ जाता है हमारा सबस्ट्रेट। ठीक है, अब सबस्ट्रेट यहाँ पे फ्यूज हो गया है। अब इस पर्टिकुलर एक्टिव साइट में बेसिकली यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो गई है। वो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया है, एंजाइम अब जुड़ गया है सबस्ट्रेट के साथ और इसको बोलते हैं एक कॉम्प्लेक्स, और ऑल्सो नोन एज अ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इसको बोल देंगे। अब यहाँ पे सारी रिएक्शन होती रहेंगी, अब एंजाइम इस पे काम करेगा। अब चाहे वो सबस्ट्रेट को तोड़ रहा है या वो कोई बॉन्ड्स बना रहा है, वो बिल्कुल उस पर डिपेंड करता है। तो इसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और डेफिनेटली ये एक ट्रांजिटरी फेस होता है, एक ट्रांजिएंट होता है, ये परमानेंट नहीं होता। जैसे ही जो सबस्ट्रेट है उसमें वो चेंजेस आ जाते हैं जो रिक्वायर्ड है, बाद में फिर यही कॉम्प्लेक्स आपस में टूट जाता है, अलग कर देता है, और सबस्ट्रेट क्या हो गया, अब वो प्रोडक्ट में बन गया है। एंजाइम अलग हो जाता है और वो सबस्ट्रेट फाइनली प्रोडक्ट बन गया है। इसीलिए ये एक ट्रांजिएंट स्टेट होती है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है कि केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन रेफर्स टू अ रिएक्शन, रिएक्शन ही है वेयर जो भी प्रोडक्ट है वो कौन बना रहा है, सबस्ट्रेट बना रहा है, और एंजाइम उसको काम करने में हेल्प करेगा, जो कि एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, उसमें एक एक्टिव साइट है। देन सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एंजाइम के संग एक्टिव साइट में, वहां पे सबस्ट्रेट डिफ्यूज हो जाएगा टुवर्ड्स द एक्टिव साइट, एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये एक ट्रांजिएंट फिनोमिना है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं होता। जब भी चेंज आ जाता है तो फिर ये अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या, और एक न्यू स्ट्रक्चर, अब जो भी चीजें होंगी एक न्यू स्ट्रक्चर बन गया है, जो ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब जो भी मेकिंग हो रही है, ब्रेकिंग हो रही है, वो फाइनली चेंज हो जाएगी और जो सबस्ट्रेट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट में। ये जो पूरा पाथवे है ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली इसको पास होना होता है इस ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर से। जब तक ये एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, सबस्ट्रेट एक प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। नाउ बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि जब तक उसको एक स्टेबल सबस्ट्रेट नहीं मिल रहा है या फाइनली उसको जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं मिल रहा है, तो ये मल्टी स्टेप्स में हो सकती है। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बोलती हूँ कि अब जो भी चीजों की रिक्वायर्ड होती है एंजाइम, अगर किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलना है तो हमें एक एक्सटर्नल चीज की रिक्वायरमेंट होती है और उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी।
तो बेसिकली ये एक एनर्जी वो है जो कह सकती हूँ एक एक्सटर्नल सप्लाई है जो रिक्वायर्ड होती है। अगर मुझे बोलना है कि यार चावल है, उसको वो पका हुआ, मुझे पका हुआ बनाना है, तो मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। वो ऑलरेडी पका हुआ नहीं मिलता है, मुझे उसको कुक करना होगा, फिर जाके जो रॉ राइस है वो कुक्ड राइस बनेगा। तो मुझे एक एक्सटर्नल सप्लाई करनी पड़ रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम एक एक्सटर्नल सप्लाई करेंगे, और वो एक्सटर्नल सप्लाई क्या करती है, मुझे एक एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो अब ये एक्स्ट्रा एनर्जी तो मेरी बॉडी में आ नहीं सकती, इतनी ज्यादा तो एनर्जी ह्यूमंस प्रोड्यूस करते नहीं है, या ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता नहीं है। तो एंजाइम क्या करते हैं, बेसिकली कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको कम कर देते हैं, वो लो कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। कि तो देखो फिर से, एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है किसी भी रिएक्शन में, किसी भी सब्सट्रेट को प्रोडक्ट बनने में। लेकिन इतनी एनर्जी हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो एंजाइम उस अमाउंट को ही कम कर देगा कि चलो मैं काम करता हूं, इतनी ही एनर्जी की जरूरत है, और उतनी एनर्जी फिर हमारी बॉडी बना लेती है। अब यहाँ पे पूरा एक आपको कॉन्सेप्ट दे रखा है ग्राफ से, जो मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप नीचे वाले चीजें देखोगे कि इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस, की एनर्जी पर डिपेंड करता है। कोई मतलब ये वो वाली बात हो रही है कि जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, तो बीच में बहुत सारे ऑल्टर्ड स्टेट भी आ सकते हैं जब तक एक स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं मिल जाता है। अब देखो हम नीचे आ जाते हैं। एंजाइम एक्टिविटी ब्रिंग डाउन द एनर्जी बैरियर मेकिंग S2P मोर इजी। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए होती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है ताकि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बना ले। अब इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। द एनर्जी इज एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ दिस रिएक्शन स्टेट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो यहाँ पे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की भी बात की है। तो क्या हो रहा है, अभी मैंने स्टेबिलिटी की बात की थी कि सबस्ट्रेट हमेशा अनस्टेबल है, तो उसको स्टेबिलिटी करनी पड़ेगी। सबस्ट्रेट अनस्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। मुझे इस एनर्जी को हटाना होगा ताकि वो स्टेबल हो जाए और मेरे को प्रोडक्ट मिल जाए। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस दो चीजें हो सकती हैं कि जो एनर्जी का डिफरेंस है बिटवीन सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, अगर वो डिफरेंस कैसा होगा, अगर P लोअर एनर्जी पे है, यानी प्रोडक्ट कम एनर्जी का बन रहा है और सबस्ट्रेट ज्यादा एनर्जी का है, तो यार ऑब्वियसली अगर प्रोडक्ट कम एनर्जी का बना है तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ चली गई, तो वो रिलीज हो गई, और उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली अगर सबस्ट्रेट जो है उसकी एनर्जी कम है प्रोडक्ट से, तो वो कैसे आई, तो वो एब्जॉर्ब हो गई है एनर्जी, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी होते हैं जो यहाँ पे आपको नहीं दे रखा है। हाँ ओके, यहाँ लिखा है कि वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एन एंडोथर्मिक रिक्वायरिंग रिएक्शन, द सबस्ट्रेट हैज टू go through a much higher energy state or a transition state। अब चाहे कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, चाहे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, वो टोटल उस पर डिपेंड कर रहा है कि प्रोडक्ट से कंपैरिजन में सबस्ट्रेट की एनर्जी क्या है। लेकिन ऑब्वियसली कोई भी रिएक्शन होता है, सबस्ट्रेट की जो भी एनर्जी है उसको डेफिनेटली वहां पे चेंज होना होता है। सबस्ट्रेट हैज टू गो अ मच हायर एनर्जी स्टेट, उसको एक ट्रांजिशन स्टेट में, जो कि एक हायर एनर्जी स्टेट है, वहां पे जाना ही होता है। तो देखो क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट है, उसको बनना है प्रोडक्ट में। अब सबस्ट्रेट को एक ट्रांजिशन स्टेट में जाना है जहां पे उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब नॉर्मली देखो वो यहाँ पे होगा जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम है, फिर उसको प्रोडक्ट बनेगा, अनस्टेबल रहेगा बहुत ज्यादा, रिएक्शन कब होगी नहीं पता। लेकिन एंजाइम क्या करेगा, इस एक्टिवेशन एनर्जी को देखो कितना उसने डिक्रीज कर दिया, यहाँ पे लेके आया है। अब जो है वो रिएक्शन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। लेकिन ये एक ट्रांजिशन स्टेट है क्योंकि कुछ टाइम तक ही होती है। ये जो इंक्रीज ऑफ स्टेट देख रहे हो ये कुछ टाइम तक ही है, और फाइनली फिर हमें प्रोडक्ट मिल गया। अब ऑब्वियसली एंडोथर्मिक एक्सो रिएक्शन, तो उसकी क्या बात हो रही थी, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। सिमिलरली जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा
तो एनर्जी वहां पे रिलीज हो जाएगी, जो हमको देखने को मिल रहा है ग्राफ में। सबस्ट्रेट की एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई है, तो काफी एनर्जी रिलीज हो गई है। तो आपको एंडोथर्मिक में क्या देखने को मिलेगा, वहां पे स्ट्रप्टेक जो होगा, सबस्ट्रेट जो होगा, वो लो लेवल पे होगा पी से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ एंजाइम। अब देखो, पहले तो यहाँ पे वही बात की है कि एंजाइम हैज अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, ताकि एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाए, जो कि थोड़ी देर के लिए होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, एंड फाइनली वो अलग डिसोसिएट हो जाता है, प्रोडक्ट बना देता है। तो ये एक रिएक्शन है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है एंड फाइनली एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया और फिर उसने प्रोडक्ट को अलग कर दिया है। तो यहाँ पे जो भी कैटालिटिक साइकिल होती है एंजाइम की, वो इन फॉलोइंग स्टेप में हम दिखा सकते हैं। सबसे पहले बाइंड किया एक्टिव साइट पे, फिट हो गया एक्टिव साइट पे हमारा सबस्ट्रेट। फिर बाइंडिंग जो होगा सबस्ट्रेट का, वो इंड्यूस करेगा एक चेंज होगी शेप में, टाइटली वो एंजाइम बाइंड हो जाएगा। उसके बाद फिर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, वहां पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी होगी सबस्ट्रेट की, एंजाइम क्लोज प्रॉक्सिमिटी रख लेगा, अच्छे से बाइंड कर लेगा और वहां पे चेंजेस करने लगेगा, ब्रेकिंग होने लगेगी केमिकल बॉन्ड्स की, और न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फाइनली एंजाइम उसको अलग कर देगा एंड हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को? तो सबसे पहले टेम्परेचर एंड पीएच। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं या साथ साथ मैं पीएच की बात करती हूँ, तो एक नैरो रेंज ऑफ पीएच और टेम्परेचर ही होता है। तो देखो, पीएच अगर मेरे यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है एक्स एक्सिस में, अगर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो एक नैरो ही रेंज है जहाँ पे एंजाइम अच्छे से काम करेगा। दोनों के केस में मैक्सिमम मुझे इस रेंज में दिख रही है एक्टिविटी। ठीक है, अगर इस रेंज में, इस पॉइंट में ये मैक्सिमम है और लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक ये ठीक हो रहा है, तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होती है उसको बोलते हैं ऑप्टिमम वैल्यू। मतलब पीएच और टेम्परेचर की वो वैल्यू जहां पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी दिखाएगा। अगर इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा, ऑब्वियसली एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिक्लाइन कर जाएगी, बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। अगर बात करते हैं टेम्परेचर की, तो लो टेम्परेचर में एंजाइम एक्टिव ही नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हाई होगा तो डी नेचर हो जाएंगे एंजाइम, क्योंकि प्रोटीन्स टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देन हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट कितना प्रेजेंट है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज समझो, मान लो ये मेरे एंजाइम है, ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं मानती हूं कि ये मेरा सबस्ट्रेट है ग्रीन वाला, ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बना है, जितने ज्यादा सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स होंगे, एक फटाफट से इंक्रीज हो जाएगी एक्टिविटी और वी मैक्स अटेन कर लेगा। जो भी देखो मेरे ये सबस्ट्रेट है, ये यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, कितने थे, 5 बनाए थे मैंने, इधर 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 इधर, फटाफट से इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जितना ज्यादा इंक्रीज होगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में। लेकिन एक बार अभी क्या हो गया, सारे मॉलिक्यूल्स सब एंजाइम के अटैच हो गए अपनी अपने सबस्ट्रेट से, तो एक टाइम पे ये वी मैक्स अभी चेंज नहीं होगी, उससे ज्यादा फर्दर इंक्रीज नहीं होगी, इसीलिए उसको बोलते हैं वी मैक्स, क्योंकि वहां पे फुली सैचुरेशन हो चुकी है। There are no enzyme to bind with additional substrate, कोई एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट नहीं है कि वो एंजाइम के साथ बाइंड करेगा। फिर कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं केमिकल्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी में चेंज लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ HCl पेप्सिनोजेन को, पेप्सिन में बदलता है, इनएक्टिव को एक्टिव करता है। तो एंजाइम की एक्टिविटी बहुत सारे केमिकल्स पे डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से बाइंड करे। जब भी कोई बाइंडिंग एक्टिविटी कम हो जाती है, मतलब बेसिकली वो केमिकल बाइंड हो गया है आपके एंजाइम से, जिससे उसकी एक्टिविटी खत्म हो चुकी है, शट डाउन हो गई है, तो उसको इनिबिशन बोलते हैं और उस केमिकल को इनिबिटर कहा जाता है। अब देखो, इसी में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या होता है। कभी कभी ऐसा है कि ये इनिबिटर इतना ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है सबस्ट्रेट से, बिल्कुल सबस्ट्रेट के जैसा लगता है कि जाके एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है और उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है,
तो वो कंपटीशन कर दिया उसने सबस्ट्रेट के संग, तो इसको कॉम्पिटिटर इनहिबिटर बोलती हैं, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी काफी सेम थी, काफी ज्यादा थी। एंजाइम जो इनहिबिटर है वो compete कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ, उसको एक बाइंडिंग साइट पे बाइंड करने नहीं दे रहा है। अल्टीमेटली एंजाइम का एक्शन डिक्लाइन हो गया है और इनहिबिशन हो गया है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है सक्सिन, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज कौन है इनहिबिटर? मैलोनेट, जो कि क्लोजली रिजेंबल करता है सक्सिनेट से। फिर देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर एंजाइम कैसे होते हैं। तो एंजाइम क्लासिफाई होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का वो रिएक्शन फॉलो कर रहे हैं। तो 6 हमें देखने को मिलते हैं। हर किसी के 14-13 सब क्लासेस हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो 4 डिजिट नंबर से उसको लिखा जाता है। तो देखो सबसे पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। ये वो हैं जो कि ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन करते हैं। तो देखो ऑक्सीडेशन में एडिशन होती है ऑक्सीजन की, या फिर वो रिडक्शन रिएक्शन करते हैं। अब जब भी ऑक्सीडेशन होती है तो वह रिडक्शन किसकी हो रही है? हाइड्रोजन, इसीलिए डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक सब्सटेंस ऑब्वियसली रिड्यूस्ड होगा और दूसरा ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट होता है ट्रांसफरेज। तो नाम से ही पता लग रहा है ये ट्रांसफर करते हैं कुछ ग्रुप्स, ठीक है, पेयर ऑफ सबस्ट्रेट्स में। देन आ जाता है हाइड्रोलेसिस। यहाँ पे बेसिकली ब्रेक डाउन होता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का, जैसे एस्टर का, ईथर का, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिंग, तो इन सब की ब्रेक डाउन होती है। अब इनका ब्रेक डाउन करने वाला कौन है? जैसे एस्टरेज को एस्टरेजेस ब्रेक डाउन करेगा, या अगर पेप्टाइड बॉन्ड है प्रोटीन को तोड़ रहा है तो प्रोटीएजेस करेगा। अमाइलेज है तो उसको अमाइलेज है, या फिर फॉर एग्जांपल आपके पास लाइपेजेस है तो वो लिपिड्स को करेगा, न्यूक्लियेजेस है तो वो न्यूक्लिक एसिड्स को करेगा। देन नेक्स्ट आता है लाइगेजेस। अब देखो ये भी तोड़ता है, 2 ग्रुप्स में तोड़ता है, बस फर्क इतना है हाइड्रोलेसिस यहाँ पे रिमूवल करता है वाटर की, वाटर को रिमूव करके उनको तोड़ देता है, लेकिन लाइसिस में वाटर की रिमूवल नहीं होती, ये सिंपल 1 से 2 में उसको तोड़ देता है। अब इसके एग्जाम्पल जैसे आपके पास एल्डोलेज हो जाएगा, देन आपके पास डी कार्बोक्सिलेज हो जाएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो ऊपर पड़ा था वो भी इसी का है। नेक्स्ट है आइसोमरेज। ऑब्वियसली रीअरेंजमेंट करेगा ताकि हमको आइसोमर्स मिले, चाहे वो ऑप्टिकल हैं, ज्योमेट्रिकल हैं, पोजिशनल हैं। लाइगेसेस वो हैं जो लिंक करता है और जोड़ के बनाता है सब्सटेंसेस को। अगर मैं इसके एग्जांपल्स बोलती हूँ तो लाइगेज में आपके सिंपल लाइगेज एंजाइम आ जाएगा। देन वी हैव फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट्स, ये भी इसी के अंदर आ जाता है। सॉरी, इसका स्पेलिंग है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है। अगर मैं आइसोमरेज की बात करती हूँ तो सिंपल एंजाइम है, नाम से ही याद हो जाएगा आइसोमरेज, आइसोमरेज का एग्जांपल आइसोमरेज। अब देखो कोफैक्टर्स क्या होता है। एंजाइम्स हमने देख लिया कि एक और बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स ही हैं, प्रोटीन्स ही हैं, लेकिन कभी कभी इसमें नॉन प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस भी ऐड होते हैं और उनको बोलते हैं कोफैक्टर्स। ये एंजाइम के संग बाउंड क्यों होते हैं? ताकि उसकी एक्टिविटी को अच्छी बना दे, कैटालिटिकली एक्टिव बना दे उसको। हो सकता है वो एंजाइम एक्टिव नहीं होगा, तो जब उसमें कोफैक्टर ऐड हो जाता है तभी वो एक्टिव होता है। प्रोटीन पोर्शन को बोला जाता है एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीनेशियस होता है वो कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, कोएंजाइम हो सकते हैं, कोई मेटल आयन हो सकता है। देन प्रोस्थेटिक ग्रुप्स वो होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली अलग होते हैं एपो एंजाइम से। अब ये कौन से हो गए? जैसे पेरोक्सीडेज, कैटालेज, जो कैटेलाइज करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन। जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसी तरीके से हीम भी एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि एंजाइम में है। देन कोएंजाइम्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं, लेकिन इसकी एसोसिएशन सिर्फ कुछ समय की होती है। तभी जब कैटालिसिस को फॉर्म करना हो सिर्फ तभी ये उनके संग जुड़ जाते हैं। कोएंजाइम कोफैक्टर की तरह काम भी करते हैं इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे हमें एग्जांपल्स दे रखे हैं तो वो हमको लर्न होना चाहिए अच्छे से। देन
अ नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर करते हैं मेटल आयंस को भी, तो हमारा तीसरा कौन सा हो गया, कोफैक्टर मेटल आयन। अब ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाते हैं, चाहे साइड्स में है एक्टिव साइट की प्रेजेंट, या एट द सेम टाइम वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स भी बना सकते हैं। एग्जांपल जिंक हो गया कोफैक्टर, कौन से एंजाइम के लिए, प्रोटीलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टिडेज। एक्टिविटी ऑब्वियसली कैटालिटिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी उन एंजाइम की जिसमें कोफैक्टर की जरूरत होती है अगर उन कोफैक्टर को रिमूव कर दिया है। तो ये था हमारा एंजाइम रोल, फिर आप उसको समरी भी पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।